नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत और मेरे साथ हैं सिटी पोस्ट स्टूडियो में आज बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सच्चिदानंद राय। जी हां, आपने इनको सुना ही होगा। जब भी यहां बिहार में स्वर्ण आंदोलन हुआ उसको लेकर भी, और जब नीतीश कुमार पर चप्पल चला उस समय भी इन्होंने मुखर होकर जवाब दिया। तो आइए बात करते हैं। सच्चिदानंद आज हैं सिटी पोस्ट स्टूडियो में, क्या नया चीज कहते हैं, क्या धमाका करते हैं, इनसे बात करते हैं। सच्चिदानंद जी, आपका स्वागत है। आप तो हमेशा धमाका करते रहते हैं, आप बीजेपी में हैं, आपकी सरकार है और आप नीतीश कुमार को भी नहीं छोड़ते हैं, उन पर भी निशाना साध देते हैं। क्या शिकायत है नीतीश कुमार से? कोई बिल्कुल शिकायत नहीं है। नीतीश कुमार जी जो बढ़िया काम करते हैं उसके जमकर प्रशंसा करता हूँ, और जो जी पसंद नहीं आता है उसकी आलोचना भी करता हूँ। कौन ऐसा काम है जो पसंद नहीं आ रहा है आपको आजकल? जैसे इन दिनों ये जो ताबड़तोड़ जो चल रहा है ना, फायरिंग और रोज लाशें गिर रही हैं, ये 15 साल पहले की याद दिलाता है। इस पर मैंने बाकी से बात अपनी कही भी है। एक दिन जिस दिन गुंजन खेमका की हत्या हुई थी, इस पर काफ़ी चर्चा चला, सारे स्टूडियो में इस पर चर्चा चला। और ये सोचने वाली बात है, नीतीश जी सुशासन बाबू के रूप में जाने जाते हैं। आज जो जिस तरह से प्रशासन का इकबाल घटा है, उससे उनकी भी छवि धूमिल हो रही है। तो हमारे जैसे लोग उनको याद दिलाना चाहते हैं कि ये नीतीश राज का परिचय नहीं है, ये किसी और राज का परिचय है। और हम लोगों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है जब जनता के बीच जाते हैं, जब सब घटनाओं के बारे में चर्चा होती है, तो लगता है कि हम लोग इस राज्य का हिस्सा नहीं, किसी और राज्य का हिस्सा है। तो ये तो कहेंगे, बाकी जो बढ़िया काम करते हैं उसका भी खूब ताल ठोक के प्रशंसा करते हैं। यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी को नीतीश सरकार से अलग कर लेना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि अलग करना चाहिए, मैंने कहा अगर यही रहा और यही परिचय अगर रह जाएगा, इस पर अगर लगाम नहीं लगेगी तो शीर्ष नेतृत्व को सोचना पड़ जाएगा। ऐसा मैंने जरूर कहा। सोचना पड़ जाएगा? हम इस सरकार में किस लिए है, सोचना पड़ेगा। अगर ऐसा ही रहेगा तो ऐसे सरकार का हिस्सा बनना चाहते हैं कि यही परिचय चाहते हैं। हम इसी के खिलाफ तो लड़ते आए हमेशा, और आज अगर हमारी सरकार भी यही करने लगी, जैसे अभी बड़ा बढ़िया हमको लगा, ज्ञानू जी ने परसों किसी चैनल पर इंटरव्यू में बताया कि जिस तरह से जोगी जी कर रहे हैं कि अपराधियों में भय का माहौल है, अपराधी या तो छुप गए हैं, या पिछोड़ के भाग गए, या स्वर से धार गए हैं। यहां तो अपराधी खुलेआम, आज ही सुबह देख लीजिए क्या हुआ हाजीपुर में। एक कितने बड़े कारोबारी को मार के सड़क पर लाश फेंक दिया। गुंजन खेमका हत्याकांड अभी भी समझ नहीं पा रहा। 5 दिन में 10 हत्याएं हुई है। और 5 दिन की बात नहीं कर रहा हूं, पिछले 5 महीने की बात कर रहा हूं। लगातार गिरते गया है, लगातार इकबाल गिरते गया है, यही सत्य है। तो कितना असहज महसूस कर रही है बीजेपी? बीजेपी असहज महसूस कर रही है, मैं नहीं कहूंगा, मैं उतना बड़ा नेता नहीं हूं। जनता जरूर असहज महसूस कर रही है, हमारे ऐसे छोटे कार्यकर्ता जरूर असहज महसूस कर रहे हैं। हमारे ऐसे जनप्रतिनिधि लोगों के बीच जाते हैं तो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और ये बात मुझे सरकार तक पहुंचाने में कोई संकोच नहीं है, हमारे शीर्ष नेतृत्व पहुंचाने में कोई संकोच नहीं, क्योंकि वही हमारा काम है। जनता के बीच और सरकार के बीच की तो कड़ी है हम लोग। हम तो कोई मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं है, हम तो जनप्रतिनिधि के रूप में उन तक अपनी बात पहुंचाएंगे, और बात पहुंचाएंगे इसके लिए कोई कुर्बानी देनी पड़ेगी तो मैं तैयार हूं। लेकिन आपने जब नीतीश कुमार पर चप्पल चलता है तो वो चप्पल चलाने वाले की भी तारीफ कर देते हैं। बिल्कुल तारीफ नहीं किए थे, हमने कहा लड़के नादानी की है, लेकिन ऐसा नहीं कि पहली बार कोई चप्पल चला है, पहले भी लोगों ने चलाया है, उनको छोड़ा गया है। इस लड़के के साथ में क्यों जाती हो रही, इसको पकड़ कर क्यों बंद कर दिया गया है, उसको क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है। हमने कहा कि गलत काम किया है उसने। फिर बाद में जब वो छोड़ा गया तो मैंने उनकी प्रशंसा भी की नीतीश जी की। नीतीश जी ने बहुत बड़े चप्पल चला, उसको छोड़वाने के लिए अपने मोर्चा खोल दिया। ऐसा देखिए, कोई घटना नहीं घट गई थी। चप्पल लड़के ने, उसमें रोष था, लाठी चली थी, जायज नहीं था। रोष जायज नहीं है, मैंने चप्पल चलाना जायज नहीं है, लेकिन जैसे लाठी चलाना जैसे तरह जायज नहीं था, उस तरह से चप्पल चलाना भी जायज नहीं था। देखिए, अभी कुछ दिन पहले एक और ये हुआ था, आंदोलन हुआ था एयरपोर्ट के पास में गद्दनी बाग में, जिसमें आंसू गैस से एक लड़का मर गया। लेकिन ऐसा नहीं था कि लाठी चली, पहले वाटर कैनन चला, आंसू गैस ठीक है, गलत प्रयोग हो गया, लग गया, लड़का मर गया, बात अलग, आंसू गैस छोड़ा गया। लेकिन उसमें क्या हुआ था, समन आंदोलन में डाकबंगले पर सीधे लाठीचार्ज हुआ था। लाठीचार्ज हुआ तो निश्चित रूप से युवा उग्र हो गए, तो उसमें उस लड़के ने गलत स्टेप ले लिया। मैंने स्टेप को तो कभी सही नहीं ठहराया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, उनके बच्चे पर तुम कैसे चलाओगे, लेकिन चला, संजोग से कोई किसी को लगी नहीं, लड़का अरेस्ट हुआ, थोड़ा पिटाई उटाई उसकी हो गई, लेकिन छोड़ दिया। बड़े दिल का परिचय दिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने, उसकी भी प्रशंसा की। लेकिन जब नहीं छोड़े तो तभी मैंने कहा था गलत हो रहा है, क्योंकि पहले भी चप्पल चले हैं, बिहार में भी चले हैं, बिहार के बाहर भी चले हैं। तो स्वर्ण सेना वाले तो बहुत आप ही की तरह अग्रेसिव है, बहुत एनडीए के खिलाफ। देखिए, किस सेना की बात करते हैं, ऐसे 4-4 लड़के कहीं कहीं उठ के सेना बना के घूमते फिरेंगे, उसको वही हाल हो गया ना जैसे एक मुकेश सहनी है।
वो अपने आप को घोषित कर दिए हैं कि सारे जो है सो निषादों के वही सबसे बड़े नेता हैं। एक उपेंद्र कुशवाहा है, लगता है सारा कुशवाहा को पॉकेट में लेके घूमते हैं। उसी तरह से कुछ नए लड़के निकले हैं जो अपने आप को सवर्ण का ठेकेदार बनाकर रखे हुए हैं, और वो सवर्ण का ठेका लेकर रखे, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग की जाति से आते हैं, अवर्ण है क्या हम? तो लेकिन उनके आंदोलन को तो आपने सराहा। आंदोलन को मैंने नहीं सराहा, मैंने उनके क्षोभ के लिए कहा कि उनके क्षोभ का कारण सही है, क्षोभ का कारण सही, लाठी नहीं चलनी चाहिए थी। वो क्यों आंदोलन कर रहे थे उस पर मैं अभी कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन आंदोलन करने का उनका अधिकार है। आंदोलन करेंगे तो सीधे आप लाठी नहीं भाजेंगे। ये सरकार जुल्मी हो गई है। उस समय तो जुल्म किया था सरकार ने, मैंने कहा भी, जिस पर लाठी चलना चाहिए, जिस पर गोली चलना चाहिए, वो तो बेखौफ घूम रहे हैं। सच्चिदानंद जी, आप चुनाव तो लड़ेंगे, आप तो मानने वाले हैं नहीं, टाल ठोक रहे हैं, खबर है। मैं मानने वाला नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। पार्टी अगर चाहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, ऐसा थोड़ी है कि मानूंगा नहीं, मैं पार्टी का विरोध थोड़ी करूंगा। मैं भी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं। ऐसा प्रधानमंत्री सदियों में कभी कभी आता है। मैं चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी पुनः प्रधानमंत्री बने और उस कैबिनेट के हिसाब बने। कैबिनेट का हिस्सा बहुत बड़ी बात हो गई। मैं जरूर चाहूंगा कि उसमें एक सीट जो मुझे लगता है कि मैं जीत सकता हूं और मेरा हक भी बनता है। एक और कारण से बनता है, देखिए, केवल विकास पर चुनाव नहीं होता, विकास एक मुद्दा है, लेकिन बहुत से सामाजिक समीकरण भी चुनाव के हिस्सा होते हैं। इसीलिए हम लोग जातीय समीकरण, ये समीकरण, बहुत तरह की बातें होती हैं। आप लोग तो खैर पत्रकार हैं, हमसे बेहतर जानते हैं इन चीजों को, बहुत बड़े बड़े चीजों को डील किया है। जातीय समीकरण या सामाजिक समीकरण में पिछली बार 2014 में हम लोगों ने कुछ गलती की थी। नरेंद्र मोदी का प्रचंड उस समय आंधी चली, सुनामी चली, और उसमें सारे समीकरण जो है ध्वस्त हो गए। और इस बार वैसी आंधी की अपेक्षा नहीं है। हालांकि हमारा समीकरण बड़ा बढ़िया बना है, बहुत अच्छा हमारा गठबंधन बना है, 3 बड़े दल साथ में आए हैं। महागठबंधन चाहे जिसको कहिए, असल महान गठबंधन अगर है तो यही है। उपेंद्र कुशवाहा निकल गया, असर नहीं पड़ेगा क्या? उपेंद्र कुशवाहा क्या, जीतन राम मांझी क्या, मुकेश सहनी, केवल जाति जाति कहने वाले लोगों को वोट नहीं मिलने वाला सर, ये मान के चलिए आप। नीतीश जी का काम देखिए, नीतीश जी किस जाति के नेता है? बीजेपी किसी जाति की पार्टी है? आप अगर बात करें लोक जनतांत्रिक पार्टी तो किस जाति की पार्टी है? ठीक है, पासवान जी पासवान है, मोदी जी मोदी है, नीतीश जी नीतीश कुमार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक जाति, एक वर्ग कोई भी लोग रिप्रेजेंट करते हैं। वो एक कहिए तो समाज, एक सोच को रिप्रेजेंट करते हैं। आप जहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं, महाराजगंज से लड़ना चाहते हैं, तो वहां से हमेशा तो राजपूत ही लड़ा है। देखिए, मैं राजपूत भूमिहार इस तरह की भाषा नहीं कहूंगा। एक बात समझ के चलिए कि कई वर्ग हैं हमारे पास में, जिसमें कि एक वर्ग है जो कि उत्तर बिहार में बिल्कुल अनरिप्रेजेंटेड रह गया था। पिछली बार उत्तर बिहार में एक भी सीट नहीं मिली थी, जिस वर्ग से मैं आता हूं। चलिए, आपने नाम रख लिया, मैं कहता हूं तो ये जरूर है कि उस वर्ग के लोगों की अपेक्षा होती है कि उनके बीच का भी कोई एक रिप्रेजेंटेटिव जाएगा सदन में। बिल्कुल, उनको जाके वो तो नवादा से और मुंगेर से और बेगूसराय से तो नहीं ना अपना रिप्रेजेंटेटिव खोजेंगे। उनको जरूर है कि हमारा सारण, चंपारण, शाहाबाद में कोई एक हो जिसको आसानी से पहुंच सके। पिछली बार ऐसा नहीं हुआ। शाहाबाद से लेकर आप चंपारण तक चले जाइए, लगातार अच्छी संख्या में है, ये वर्ग अच्छी संख्या में है और एकदम कमिटेड वोटर है एनडीए का, खासकर बीजेपी का, लेकिन बीजेपी से उनको नहीं मिला मौका। इस बार जरूर उनकी अपेक्षा है और मेरा विश्वास है कि मिलेगा भी। और एक और कारण भी है, क्योंकि जो विपक्ष हमारा, जो महागठबंधन जिसका नाम दिए हुए आप लोग, वो महागठबंधन के लोग इस वर्ग के ऊपर काफी काम कर रहे हैं। और हमारे नेतृत्व को भी खबर होगा, एनडीए के जो कर्ता धर्ता उनको भी खबर होगा कि वो वहां पर इस वर्ग को साधने में लगे हुए हैं। क्योंकि हम उस वर्ग से आते हैं, हमारे पास सूचना है। तो अब तो बिमल कीर्ति सिंह वहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। महाराजगंज नहीं है जी, आरजेडी की तरफ से। नहीं, महाराजगंज नहीं है। हम तो कह रहे हैं सारण, चंपारण, शाहाबाद। मैं नहीं कहता कि महाराजगंज से ही हमारे वर्ग को मिलना चाहिए, क्योंकि मैं आता हूं महाराजगंज से, इसलिए मैंने भी कहा कि मुझे मिलना चाहिए। लेकिन सारण, चंपारण, शाहाबाद, ये तीनों अगर शून्य रह जाएगा हमारे वर्ग से, तो मुझे पता है कि हमारे वर्ग के लोग वहां पर महागठबंधन से तो पाने वाले हैं। और वैसी स्थिति में हम लोगों के लिए, हमारे वर्ग के लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि वो सब मोदी फैन है, वो सब मोदी के समर्थक हैं, मोदी भक्त है, बल्कि मैं कहूंगा नीतीश के समर्थक है, नीतीश भक्त उसमें है। लेकिन वो बिटरेट फील करेंगे। पिछली बार हुआ था तो पिछली बार एक देश हित में, या कहिए कि एक प्रचंड आंधी चली थी, हो गया था। इस बार अपेक्षा नहीं कि उसे प्रचंड आंधी चलेगी, क्योंकि हम 5 साल से राज कर रहे हैं। कुछ लोग हमसे नाखुश भी हो सकते हैं किन्हीं कारणों से, सवर्ण के नाम पर कुछ आंदोलन चल भी रहा है, तो उसका भी कुछ ना कुछ 5%, 10% का प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन ऐसी स्थिति में हमको हमारे समीकरण को ठीक से साधना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा नेतृत्व जो है इस पर पूरी तरह से ध्यान दे रहा है, और ऐसा होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि महाराजगंज मुझे लड़ने को दिया जाएगा, और अगर दिया जाएगा तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि चाहे सामने जो आए, मैं नाम, आपने एक नाम बताया, मैं तो उनको जानता भी नहीं हूं,
कोई भी सामने आएगा तो मैं इतना जानता हूं कि एनडीए गठबंधन वहां से भारी अंतर से जीतेगा, और इसका असर सिर्फ उसी पर नहीं पड़ेगा, सारण पर पड़ेगा, वैशाली पर पड़ेगा, आपके चंपारण के सारे सीटों पर पड़ेगा, गोपालगंज में हमारी संख्या बड़ी अच्छी है, सिवान में भी हम कम नहीं है। इन सारे जगहों पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा कि हमारे वर्ग को भी रिप्रेजेंटेशन मिला है। सिद्धाराज जी, जो बीजेपी के नेता नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं, जैसे प्रमोद कुमार पर्यटन मंत्री ने खोला, उनको डांट पड़ी, फटकार पड़ी, अब वो गुणगान गाने लगे हैं नीतीश कुमार का। आप इतना नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले, आपको फटकार लगी कि नहीं पार्टी की तरफ? सर जी, मैं नीतीश कुमार का हमेशा ही गुणगान करता हूं, आज भी बैठे बैठे मैंने कर दिया। गुणगान जिन चीजों के लिए करना है करूंगा, लेकिन मैं एक जनप्रतिनिधि हूं, जनता में जिस बात को लेकर रोष है वो बात भी मुझे नीतीश कुमार तक, हमारे नेतृत्व तक पहुंचाना हमारी जिम्मेवारी है। ये बात का चलिए, हम निंदक मेरे राखिए बहुत पहले कबीरदास लिख के चले गए थे। हम उस तरह के हैं कि हम अपने नेतृत्व को बताते हैं कि हम कहां कमजोर पड़ रहे हैं, वो चाहे सवन वाली बात रही हो, चाहे आज के अपराध जिस तरह से बेलगाम हुआ उसकी बात रही हो, या सामाजिक समीकरण साधने की बात मैं कह रहा हूं, विपक्ष के जिस तरह से मैं समाचार पा रहा हूं, निश्चित रूप से हमारे नेतृत्व को भी समाचार मिल रहा होगा। ये मेरा कहना है कि वर्ग को, जब देखिए हम 17 सीट पर लड़ने वाले हैं, बात मैं आता हूं सीधे, 17 सीट पर लड़ने वाले हैं, तो ये संभव नहीं है कि 3, 4, 5 सीटें मिले हमें। अगर 2 ही मिलना है तो एक उत्तर में हो, दक्षिण में हो, अगर लगता है कि दक्षिण में एक और देना चाहिए तो 3 तक जाएंगे। अब पिछली बार की तरह तो संभव नहीं कि एक ही वर्ग को 7 सीट मिल जाए, तो हर वर्ग को साधना जरूरी है, और ये हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? तो पार्टी नेतृत्व से आपने कह दिया है कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह मैंने अपनी बात पहुंचा दी है। जहां बायोडाटा पहुंचाना है, जिनको नहीं पता है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ठीक से हमको नहीं जानते, जो दिल्ली में बैठते हैं, तो वहां तक हमने बायोडाटा ही पहुंचा दिया है। यहाँ के नेतृत्व उनसे मेरा सीधा संवाद भी हो चुका है। लेकिन मैं फिर कह दूं कि मुझे नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देखना है, तो ऐसा नहीं है कि मुझे अगर टिकट नहीं मिलेगा तो मैं बागी हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर हमने समीकरण का ध्यान नहीं रखा, तो हमारे वर्ग के वोटरों को साधना बड़ा कठिन हो जाएगा। बिल्कुल, इसलिए आप सिटी पोस्ट में आए, इतना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे पहले प्रत्युष जी, एक बात बधाई दूं आपको, बहुत शानदार आपने स्टूडियो बनाया है। मैं आपको बहुत दिनों से जानता हूं, मेरी बड़ी इच्छा थी कि आप अपने कद के हिसाब से एक बनाए स्टूडियो, और इसीलिए मैं देखने आया था। आज तो ये बात की बात में आप मित्र हैं, भाई हैं। तो आप सत्यानंद राय को सुन रहे थे, बीजेपी के बहुत फायरब्रांड नेता हैं, बहुत कम समय में इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अब ये संसद पहुंचना चाहते हैं, मोदी सरकार का अंग बनना चाहते हैं, तो ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी अच्छा लगे सत्यानंद राय की बात, इनका स्टैंड, तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, और आप इस कार्यक्रम को हमारे PTN न्यूज चैनल पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।